कुलधरा, जहां रात नहीं होती। पत्रकार आयुष शर्मा की आखिरी रिपोर्ट रात के 11:17 हुए थे। जैसलमेर से 30 किलोमीटर दूर पोखरण रोड से कटती एक कच्ची पगडंडी पर आयुष शर्मा की बोलेरो धीमी पड़ रही थी। हेडलाइट की पीली रोशनी में रेत के छोटे छोटे बवंडर उठ रहे थे, जैसे जमीन खुद सांस ले रही हो। बाहर का तापमान 14 डिग्री था। नवंबर की उस रात राजस्थान के थार में हवा नहीं थी, लेकिन रेत फिर भी हिल रही थी। आयुष ने गाड़ी रोकी। सामने एक टूटा हुआ पत्थर का खंभा था। उस पर राजस्थानी लिपि में कुछ खुदा था जो सालों की धूल और हवा ने लगभग मिटा दिया था। उसके नीचे हिंदी में किसी ने काले रंग से लिखा था, कुलधरा प्रवेश निषेध। सूर्यास्त के बाद आयुष ने अपना कैनन EOS R5 उठाया और उस खंभे की तस्वीर खींची। कैमरे की स्क्रीन पर तस्वीर आई। खंभा था, लिखावट थी, लेकिन खंभे के ठीक पीछे रेत पर एक परछाई थी, लंबी, पतली और बिल्कुल सीधी खड़ी। आयुष ने पीछे मुड़कर देखा। वहां कोई नहीं था। आयुष शर्मा की उम्र उस वक्त 29 साल थी। जयपुर के एक हिंदी अखबार राजपट टाइम्स के लिए वो इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म करता था। पिछले 4 साल में उसने भानगढ़ किले पर 3 रिपोर्ट लिखी थी, हर बार सच्चाई और अफवाह के बीच की लकीर ढूंढने की कोशिश करते हुए। उसके एडिटर राजेंद्र माथुर हमेशा कहते थे, आयुष, भानगढ़ घिस गया, कुछ नया लाओ। 3 हफ्ते पहले एक बुजुर्ग इतिहासकार डॉ. हरिशंकर व्यास ने आयुष को एक पुरानी फाइल दी थी। फाइल में 1948 से पहले के ब्रिटिश सर्वे के कागजात थे। उन कागजातों में एक जगह का जिक्र था जिसे अंग्रेज अफसरों ने अपनी रिपोर्ट में लिखा था, कुलधारा, village abandoned overnight, villagers gone without trace, local police refuse night patrol, reason unknown sounds after sunset। यह 1825 की रिपोर्ट थी, लेकिन डॉ. व्यास ने जो बात बताई वो इससे भी पुरानी थी और इससे भी ज्यादा डरावनी। उन्होंने कहा था, बेटा, भानगढ़ में एक तांत्रिक का श्राप है, यह सबको पता है, लेकिन कुलधरा में जो है वो श्राप नहीं है। श्राप तो इंसान देता है। यहाँ जो है वो उससे पहले से है, बहुत पहले से। आयुष ने पूछा था, मतलब? डॉ. व्यास चुप हो गए थे, फिर धीरे से बोले, पालीवाल ब्राह्मण 1825 में रात भर में चले गए, यह सच है, लेकिन वो गए क्यों ये किसी को नहीं पता। इतिहास की किताबें कहती हैं दीवान सालम सिंह का अत्याचार, लेकिन आयुष, 500 परिवार एक ही रात में, बिना किसी को बताए, बिना कुछ लिए, यह क्या कोई इंसान का डर करवा सकता है? या कोई और चीज थी जो उन्हें वहां से भगा ले गई? वो फाइल आयुष की गाड़ी की पिछली सीट पर थी। कुलधरा गांव का इतिहास आयुष ने पिछले 3 हफ्तों में रात रात जाग कर पढ़ा था। सन 1291 में पालीवाल ब्राह्मणों ने इस जगह को बसाया था। जैसलमेर के राजाओं के सबसे विश्वास पात्र, सबसे बुद्धिमान, सबसे समृद्ध। कुलधरा सिर्फ एक गांव नहीं था, यह पालीवाल सभ्यता का केंद्र था। उन्होंने थार के रेगिस्तान में ऐसी जल प्रबंधन व्यवस्था बनाई थी जिसे आज के इंजीनियर भी समझ नहीं पाए। गांव की सड़कें इस तरह बनी थीं कि हवा सीधी किसी भी घर में नहीं जा सकती थी। हर मकान की नींव इस तरह रखी थी कि भूकंप में भी वो खड़े रहें। ये लोग जानते थे, बहुत कुछ जानते थे। लेकिन 1825 की उस रात एक ही झटके में सब चला गया। 500 से ज्यादा परिवार, 2000 से ज्यादा लोग एक रात में, बिना एक बर्तन, बिना एक गाय, बिना एक बच्चे की आवाज के। अंग्रेज अफसर कैप्टन हेनरी विल्किंस ने अगले दिन जब कुलधरा पहुंचकर रिपोर्ट लिखी तो उसमें एक लाइन थी जो किसी ने ध्यान नहीं दी। The hearths are still warm, the food is still on the plates. They left in the middle of eating. चूल्हे अभी भी गर्म थे, थालियों में खाना अभी भी था। वो लोग खाना खाते खाते उठे थे और चले गए थे। आयुष ने बोलेरो को गांव के मुख्य दरवाजे के पास खड़ी की। ASI, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का एक टूटा हुआ बोर्ड वहां लगा था। दिन में यहाँ टूरिस्ट आते हैं, गाइड घुमाते हैं, सेल्फीज होती हैं, लेकिन शाम 6 बजे के बाद ऑफिशियल तौर पर यह जगह बंद हो जाती है। आज रात यहाँ कोई नहीं था। आयुष के पास था एक कैनन EOS R5 कैमरा, एक थर्मल इमेजिंग डिवाइस जो उसने दिल्ली से किराए पर लिया था, एक वॉइस रिकॉर्डर, 2 LED टॉर्च और एक रात भर चलने वाली पावर बैंक। उसने अपना वॉइस रिकॉर्डर ऑन किया और बोला, आयुष शर्मा, राजपट टाइम्स, तारीख 14 नवंबर 2025, समय रात 11:23। मैं अभी कुलधरा गांव के मुख्य प्रवेश द्वार पर हूँ। आज रात मैं यहाँ रुकूंगा। ये मेरी इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट का हिस्सा है। अगर ये रिकॉर्डिंग किसी और को सुन रही है तो वो रुका। उसे नहीं पता था वाक्य कैसे पूरा करे। कुलधरा के अंदर घुसते ही पहली चीज जो आयुष को महसूस हुई वो खामोशी थी।
ये वो खामोशी नहीं थी जो रेगिस्तान में होती है। रेगिस्तान में भी हवा की आवाज होती है, रेत के सरकने की आवाज होती है, दूर किसी जानवर की आवाज होती है, लेकिन कुलधरा के अंदर कुछ नहीं था, बिल्कुल कुछ नहीं। जैसे आवाजें यहाँ आकर मर जाती हों। आयुष के जूते पत्थर की टूटी सड़क पर चल रहे थे, लेकिन आवाज आधी थी, जितनी होनी चाहिए थी उससे कम। उसने एक बार जोर से खांसा, आवाज गई और वापस नहीं आई, कोई एको नहीं, जैसे हवा ने उसकी आवाज निगल ली हो। गांव की पहली गली में दोनों तरफ टूटे हुए मकान थे, पत्थर की दीवारें, लेकिन इतनी मजबूत कि 200 साल बाद भी खड़ी थीं। छतें गिर चुकी थीं, दरवाजे नहीं थे, सिर्फ आयताकार खुले हुए मुंह थे जो अंदर के अंधेरे में खुलते थे। आयुष ने थर्मल इमेजिंग डिवाइस ऑन किया। स्क्रीन पर नीला रंग आया, ठंडा, सब कुछ ठंडा। फिर उसने डिवाइस को एक टूटे हुए मकान की तरफ किया। एक कमरे में एक नारंगी धब्बा था। थर्मल डिवाइस में नारंगी रंग का मतलब गर्मी। आयुष का दिल एक धड़कन के लिए रुका। वो उस मकान की तरफ बढ़ा, दरवाजे के खुले मुंह के सामने खड़ा हुआ, टॉर्च की रोशनी अंदर डाली। कमरे में कुछ नहीं था, सिर्फ रेत, टूटे पत्थर और एक कोने में एक ताजा दीपक जलता हुआ। आयुष ने घुटने टेक कर उस दीपक को देखा। मिट्टी का दीपक था, तेल था उसमें, घी का तेल, जिसकी महक अभी भी ताजी थी, बाती नई थी। ये दीपक कुछ घंटे पहले जलाया गया था, लेकिन यहाँ तो कोई था नहीं। आयुष ने अपने फोन पर टाइम देखा, रात के 11:41। उसने वॉइस रिकॉर्डर में बोला, कुलधरा के अंदर एक टूटे हुए मकान में ताजा जलता हुआ दीपक मिला है। यह तभी उसकी टॉर्च बुझ गई अचानक, बिना किसी वार्निंग के। आयुष ने टॉर्च को हिलाया, बैटरी चेक की, फुल चार्ज थी, फिर भी रोशनी नहीं आई। उसने दूसरी टॉर्च निकाली, वो भी नहीं जली। कमरे में अब सिर्फ उस छोटे दीपक की रोशनी थी, कांपती हुई, हवा के बिना कांपती हुई। आयुष उठा और वापस दरवाजे की तरफ बढ़ा, और तभी उसने सुना बाहर गली में किसी के पैरों की आवाज, धीमी, नियमित, पत्थर पर चलते हुए। कोई चल रहा था। आयुष दरवाजे के किनारे से बाहर झांका। गली में अंधेरा था, चांद बादलों के पीछे था, लेकिन गली के दूसरे छोर पर एक आकृति थी, सफेद, खड़ी, हिल नहीं रही थी। आयुष ने अपना कैनन उठाया और बिना फ्लैश के उस दिशा में कैमरा किया। स्क्रीन पर वो आकृति दिखी, धुंधली लेकिन थी। उसने शटर दबाया, कैमरे ने क्लिक किया और उसी पल वो आकृति गायब हो गई, जैसे थी ही नहीं। आयुष की सांस रुक गई। उसने कैमरे की स्क्रीन पर वो तस्वीर देखी। तस्वीर में गली थी, लेकिन वो आकृति नहीं थी, और गली के फर्श पर रेत में पैरों के निशान थे, जो गली के दूसरे छोर से शुरू होते थे और आयुष के उस मकान के दरवाजे तक आते थे जहां वो खड़ा था। ये रात अभी शुरू हुई थी। आयुष कुलधरा के अंदर था और अब वापसी का रास्ता याद नहीं आ रहा था। आयुष ने उन पैरों के निशानों को फिर से देखा। कैमरे की स्क्रीन पर वो तस्वीर अभी भी थी, रेत में दबे हुए निशान, जो गली के दूसरे छोर से शुरू होकर ठीक उस दरवाजे तक आते थे जहां वो खड़ा था। निशान इंसानी पैरों के थे, नंगे पैरों के, लेकिन उनमें कुछ अजीब था जो आयुष को तुरंत समझ नहीं आया। फिर उसने ध्यान से देखा, निशान सिर्फ आ रहे थे, वापस जाते हुए निशान नहीं थे। जो भी था वो उस दरवाजे तक आया था और फिर कहाँ गया? आयुष के पीछे, उस कमरे में जहां वो अभी तक था। आयुष ने पलटकर कमरे में देखा, दीपक अभी भी जल रहा था, कमरा खाली था। उसने एक लंबी सांस ली और खुद को समझाने की कोशिश की। शायद निशान पहले से थे, शायद दिन में कोई टूरिस्ट आया था, शायद थर्मल डिवाइस में जो गर्मी दिखी वो किसी जानवर की थी, कोई बिल्ली, कोई लोमड़ी। लेकिन वो दीपक ताजा जला हुआ, उसे कोई एक्सप्लेनेशन नहीं मिली। आयुष बाहर निकला और गली में खड़ा हो गया। उसने अपना वॉइस रिकॉर्डर फिर से ऑन किया, वो बंद हो गया था। उसने 2 बार बटन दबाया, तीसरी बार दबाया, चौथी बार, कोई रिस्पॉन्स नहीं। उसने फोन निकाला, बैटरी 57% थी, लेकिन सिग्नल एक भी बार नहीं था। जैसलमेर में नेटवर्क था, पोखरण रोड पर था, यहाँ आते ही सब गायब हो गया था। उसने फोन का फ्लैशलाइट ऑन किया, वो जल गई। कम से कम यह काम किया। फोन की रोशनी लेकर आयुष आगे बढ़ा। कुलधरा की जो चीज आयुष को सबसे ज्यादा डिस्टर्ब कर रही थी वो ये नहीं थी कि यह जगह हॉन्टेड मानी जाती थी, वो चीज थी इस गांव का आर्किटेक्चर। दिन में यहाँ आने वाले टूरिस्ट्स को यह नहीं दिखता, लेकिन रात में फोन की रोशनी में जब आयुष एक गली से दूसरी गली में जा रहा था, उसे दिख रहा था। हर मकान एक दूसरे से जुड़ा हुआ था, दीवार से दीवार, ऊपर से रास्ते जो एक छत से दूसरी छत तक जाते थे। गांव ऐसे बना था जैसे कोई एक ही बड़ा मकान हो,
सैकड़ों कमरों वाला। पालीवाल ब्राह्मणों ने यह जानबूझकर किया था ताकि अंदर रहने वाला हर तरफ से घूम सके बिना बाहर निकले। या आयुष के दिमाग में एक और ख्याल आया, ताकि अंदर आने वाला कोई बाहर ना निकल सके। उसने ये सोच को झटका दिया और आगे बढ़ता रहा। गांव के बीचों बीच एक बड़ा खुला मैदान था जो शायद कभी चौपाल रहा होगा। आयुष उस चौपाल में आकर रुका। यहाँ से पूरा गांव दिखता था। चारों तरफ टूटे मकान, टूटी दीवारें और ऊपर बादलों से ढका आसमान। उसने अपना कैनन निकाला और चारों दिशाओं में एक एक तस्वीर खींची। फिर उसने स्क्रीन पर तस्वीरें देखी। पहली उत्तर दिशा, टूटे मकान, कुछ नहीं। दूसरी पूर्व दिशा, एक पुराना कुआं दिख रहा था, कुछ नहीं। तीसरी दक्षिण दिशा, एक बड़ा मकान जो बाकियों से ऊंचा था, शायद मुखिया का घर। चौथी पश्चिम दिशा। आयुष की उंगलियां रुक गईं। पश्चिम दिशा की तस्वीर में उस बड़े ऊंचे मकान की खिड़की में एक रोशनी थी। आयुष ने तस्वीर को जूम किया। खिड़की पत्थर की, टूटी हुई। उसमें एक हल्की पीली रोशनी थी, दीपक जैसी, कांपती हुई। उसने नजर उठाकर उस मकान को देखा। खिड़की में अंधेरा था, कोई रोशनी नहीं। उसने फिर कैमरे की स्क्रीन पर देखा। रोशनी अभी भी थी तस्वीर में। आयुष को पता था कि कैमरा झूठ नहीं बोलता। जो लेंस ने कैप्चर किया वो था उस पल में, उस जगह पर। लेकिन अभी उसी खिड़की में कुछ नहीं था। वो उस मकान की तरफ चल दिया। चौपाल से उस मकान तक एक सीधी गली थी। पालीवाल ब्राह्मणों ने अपने गांव की हर गली सीधी बनाई थी, हर मोड़ 90 डिग्री का, जैसे किसी ने रूलर से नाप नाप कर बनाया हो। इतनी प्रिसीजन, इतनी सटीकता दालसोइन में, बिना किसी मॉडर्न टूल के। आयुष गली में चल रहा था और उसके दिमाग में व्यास की बात घूम रही थी। यह लोग जानते थे, बहुत कुछ जानते थे। गली के बीच में आयुष का पैर किसी चीज पर पड़ा। उसने नीचे देखा। एक पुराना सिक्का था, जमीन पर, रेत के ऊपर, साफ, जैसे अभी रखा गया हो। आयुष ने उसे उठाया। तांबे का सिक्का था। एक तरफ कुछ खुदा था, देवनागरी में नहीं, किसी और लिपि में, पालीवाल लिपि, जो अब कोई नहीं पढ़ता। उसने सिक्के को पॉकेट में रखा और आगे बढ़ा। वो बड़ा मकान जो बाकियों से ऊंचा था, उसके सामने पहुंचकर आयुष रुका। दरवाजा था। पूरे गांव में सिर्फ यही एक दरवाजा था जो अभी भी टिका हुआ था, लकड़ी का, काला पड़ा हुआ लेकिन टिका हुआ। 100-150 साल पुरानी लकड़ी जो अभी भी नहीं सड़ी थी। दरवाजे पर एक लोहे का कड़ा था। आयुष ने उसे धकेला। दरवाजा खुल गया, बिना आवाज के, बिना चरमराए, जैसे इसे अभी अभी किसी ने तेल लगाया हो। अंदर का अंधेरा बाहर के अंधेरे से गहरा था। अगर यह मुमकिन हो सकता है तो आयुष ने फोन की रोशनी अंदर डाली। एक बड़ा कमरा था, शायद दरबार था। फर्श पर पत्थर की टाइलें, अभी भी साबुत। दीवारों पर कुछ नक्काशी जो समय ने धुंधली कर दी थी। एक तरफ पत्थर की बनी हुई बैठने की जगह, जैसे आसन हो, और उस आसन पर एक पुरानी किताब। आयुष आगे बढ़ा। किताब के पास पहुंचकर उसने देखा, ताड़पत्र थे, धागे से बंधे हुए। ऊपर एक कपड़ा था, लाल, जो उड़ा नहीं था, जो सड़ा नहीं था। आयुष ने धीरे से कपड़ा हटाया। पहले ताड़पत्र पर उसी अजीब लिपि में कुछ लिखा था, लेकिन नीचे हिंदी में, काफी बाद में किसी ने ट्रांसलेट किया था। 2 लाइनें थीं। आयुष ने झुककर पढ़ा, हम गए, लेकिन यहां से नहीं। जो आएगा वो भी जाएगा, लेकिन यहां से नहीं। आयुष सीधा खड़ा हुआ। उसकी पीठ पर एक ठंडी लहर दौड़ी। न हवा से, न तापमान से, कुछ और था। उसने वो लाइनें वॉइस रिकॉर्डर में बोलनी चाहिए, लेकिन याद आया कि वॉइस रिकॉर्डर काम नहीं कर रहा। उसने फोन पर नोट्स खोले और वो दोनों लाइनें टाइप की। फोन की स्क्रीन काली हो गई, फिर वापस आई। बैटरी अब 30% थी। 5 मिनट पहले से आती थी। आयुष तेजी से उस कमरे से निकला। वो सीढ़ियां ढूंढ रहा था। वो खिड़की ऊपर थी। उसे ऊपर जाना था, देखना था कि वहां क्या था। कमरे के एक कोने में पत्थर की सीढ़ियां थीं, ऊपर जाती हुई। वो चढ़ने लगा। पहली सीढ़ी, दूसरी, तीसरी, चौथी सीढ़ी पर उसका पैर रखते ही नीचे से आवाज आई, दरवाजा बंद होने की आवाज। वो वही दरवाजा था जो उसने खोला था और जो बिना आवाज के खुला था। अभी वो बंद हुआ था, जोर से, जैसे किसी ने धक्का देकर बंद किया हो। आयुष नीचे उतरा और दरवाजे को धकेला। वो नहीं खुला। उसने जोर लगाया, नहीं खुला। दोनों हाथों से धक्का दिया, नहीं खुला। लोहे के कड़े को खींचा, नहीं खुला। वो दरवाजा जो 200 साल में नहीं सड़ा था, जो बिना आवाज के खुला था, अब बिल्कुल नहीं हिल रहा था। आयुष ने फोन उठाया। बैटरी 19%।
उसने ऊपर देखा, सीढ़ियां थी, खिड़की थी और खिड़की से अब एक हल्की पीली रोशनी आ रही थी। वही रोशनी जो उसने कैमरे में देखी थी। आयुष ने एक पल के लिए आंखें बंद की, दिल की धड़कन गिनी, बहुत तेज थी। उसने खुद से कहा, तुम एक जर्नलिस्ट हो, तुम यहाँ स्टोरी के लिए आए हो, जो भी है उसे देखो, रिकॉर्ड करो, समझो। उसने आंखें खोली और सीढ़ियां चढ़ने लगा। ऊपर एक छोटा कमरा था। खिड़की के पास एक बुजुर्ग औरत बैठी थी, सफेद साड़ी, सफेद बाल, आंखें बंद, हाथों में वही ताड़पत्र वाली एक और किताब और उसके सामने एक दीपक जल रहा था। आयुष का कैनन उसके हाथ में था। उसने कैमरा उठाया। औरत ने आंखें खोली। आयुष की उंगली शटर पर रुक गई। उसकी आंखें सफेद थीं, पुतली नहीं थी, पूरी तरह सफेद। वो बोली और उसकी आवाज थी, लेकिन जैसे एक साथ कई आवाजें हों, कई लोग एक साथ बोल रहे हों। तूने सिक्का उठाया? ये सवाल नहीं था, ये स्टेटमेंट था। आयुष की पॉकेट में वो तांबे का सिक्का था। उसे महसूस हुआ जैसे वो गर्म हो रहा है, जलने लगा हो। उसने कैमरा का शटर दबाया, फ्लैश चला और कमरे में सिर्फ एक पल के लिए आयुष को दिखा कि वो औरत अकेली नहीं थी। उसके पीछे दीवार के साथ कई आकृतियां खड़ी थीं, धुंधली लेकिन थीं बहुत सारी। फ्लैश बंद हुआ, कमरे में अंधेरा था, दीपक बुझ गया था, औरत नहीं थी, आयुष अकेला था। उसने कैमरा की स्क्रीन ऑन की, बैटरी 4% थी। उसने वो आखिरी तस्वीर देखी जो फ्लैश में खींची थी। तस्वीर में औरत थी, सफेद साड़ी, सफेद आंखें, हाथ में किताब और उसके पीछे दीवार के साथ 1, 2, 3 आयुष गिनता रहा। उसने गिनना बंद किया क्योंकि वो सब उसी की तरफ देख रहे थे और उनमें से एक, सबसे आगे वाला, उसकी तरफ आधा कदम बढ़ा हुआ था। कैमरा की बैटरी 0 हो गई। स्क्रीन काली, कमरे में पूरा अंधेरा और नीचे से उस बंद दरवाजे से दरवाजा खुलने की आवाज आई। आयुष सीढ़ियों से नीचे उतरा, तेजी से, लगभग भागते हुए। उसके हाथ में बंद कैमरा था, पॉकेट में वो तांबे का सिक्का था जो अभी भी गर्म था। उसकी जांघ पर जलन हो रही थी, कपड़े के ऊपर से भी। नीचे आया, दरवाजा खुला था, बाहर रात थी। उसी रात वही खामोशी, वही रेत, वही टूटे मकान। आयुष बाहर निकला और उस बड़े मकान से दूर हटा, चौपाल में आकर रुका, गहरी सांस ली। ऊपर बादल छांट रहे थे, चांद निकल रहा था, आधा नारंगी। उसकी रोशनी में कुलधरा एक अलग रंग में था। पत्थर की दीवारें नारंगी, रेत सुनहरी और साए गहरे। आयुष ने पॉकेट से सिक्का निकाला। ठंडा था, जैसे पहले था जब उसने उठाया था। जलन कहाँ गई? उसने अपनी जांघ देखी, कपड़े पर कोई निशान नहीं था। उसने सिक्के को हथेली पर रखा और चांद की रोशनी में देखा। उस पर जो लिपि थी, पालीवाल लिपि, उसे वो नहीं पढ़ सकता था, लेकिन एक चीज थी जो उसने पहले नहीं देखी थी। सिक्के के दूसरी तरफ हिंदी में कुछ खुदा था। 3 शब्द आयुष ने पढ़ा। वापस मत जा। आयुष ने सिक्का जमीन पर फेंका। वो वापस जाएगा, अभी इसी वक्त गाड़ी निकालेगा और जैसलमेर जाएगा। ये स्टोरी नहीं, कुछ और था। उसे नहीं पता था क्या, लेकिन ये उसके जर्नलिज्म की हद के बाहर था। वो चौपाल से निकला और मुख्य दरवाजे की तरफ चला। कुलधरा की सीधी गलियां, उत्तर से दक्षिण, पूर्व से पश्चिम, ग्रिड जैसी। वो मुख्य दरवाजे की तरफ सीधा जा रहा था। वो रास्ता वो जानता था, आते वक्त नोट किया था। 5 मिनट चला, 10 मिनट। वो एक जानी पहचानी जगह पर था, चौपाल, वही चौपाल जहां से वो चला था। आयुष रुका। उसने दिशाएं देखी, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। उसने गांव के बाहर जाने वाली गली पकड़ी, पूरब की तरफ सीधा चला। 12 मिनट। चौपाल। तीसरी बार वो अलग रास्ते से गया, दक्षिण की तरफ, चौपाल। आयुष के पैर रुक गए। वो 3 बार अलग अलग दिशाओं में गया था, तीनों बार वापस इसी जगह आया था। कुलधरा की गलियां जो इतनी सीधी थीं, जो ग्रिड जैसी थीं, वो उसे वापस इसी जगह ला रही थी, जैसे गांव उसे जाने नहीं देना चाहता। या आयुष के दिमाग में वो 2 लाइनें घूमी। हम गए, लेकिन यहां से नहीं। जो आएगा वो भी जाएगा, लेकिन यहां से नहीं। उसने ऊपर देखा। उस बड़े मकान की खिड़की में वो पीली रोशनी फिर थी और इस बार खिड़की में एक आकृति भी थी, खड़ी, देख रही थी आयुष की तरफ। आयुष ने अपनी घड़ी देखी। रात के 2:13 हुए थे। वो 1.5 घंटे से कुलधरा में था। उसे लग रहा था शायद 20 मिनट हुए हों। वक्त यहाँ अलग चलता था। उसने जमीन पर बैठकर अपने बैग से पानी की बोतल निकाली और एक लंबा घूंट पिया। ठंडा पानी,
असली। उसने अपने हाथ देखे, कांप रहे थे। उसने उन्हें मुट्ठी में बंद किया और खोला, फिर बंद किया। जर्नलिस्ट। वो एक जर्नलिस्ट था। उसने अपने बैग में एक और कैमरा था, एक छोटा गोप्रो जो उसने बैकअप के लिए रखा था। उसने उसे निकाला, चालू किया। बैटरी फुल थी। उसने गोप्रो को अपने सीने पर क्लिप किया, वाइड एंगल रिकॉर्डिंग ऑन की। जो भी होगा रिकॉर्ड होगा। फिर वो उठा। अगर वो गांव से बाहर नहीं निकल पा रहा था तो वो यहाँ रुकेगा, स्टोरी करेगा, डॉक्यूमेंट्री बनाएगा। यही काम आया था वो। लेकिन उस बड़े मकान में नहीं जाएगा। उसने यह तय किया और उस मकान की तरफ पीठ करके बैठ गया। 5 मिनट बाद उसकी पीठ पर किसी ने हाथ रखा, बहुत हल्के से। आयुष उछल कर खड़ा हो गया और पलटा। कोई नहीं था, लेकिन उसके कंधे पर, वो जहां हाथ रखा गया था, एक हल्का पीला निशान था, जैसे हल्दी लगी हो या किसी पुराने तेल का दाग। आयुष का कंधा सुन्न था। जहां हाथ रखा गया था वो जगह महसूस नहीं हो रही थी। उसने हाथ से उस जगह को छुआ, ठंडी थी। बाकी पूरा शरीर गर्म था, घबराहट और तेज चलने से। लेकिन वो जगह बर्फ जैसी। आयुष ने गोप्रो की रिकॉर्डिंग चेक की। रात में वाइड एंगल में ज्यादा नहीं दिखता था, लेकिन उसने उस पल को देखा जब वो उछला था। स्क्रीन पर उसके पीछे कोई नहीं था, लेकिन उसका कंधा स्क्रीन पर साफ दिख रहा था। एक पल के लिए एक धुंधला हाथ था, बहुत धुंधला, लेकिन था। उंगलियां थीं। आयुष ने गोप्रो बंद नहीं की। वो चलने लगा, लेकिन इस बार बिना किसी दिशा के। बस चला। जो गली मिली उसमें मुड़ा, जो दरवाजा मिला उसे देखा, जो कमरा मिला उसे टॉर्च से देखा। वो नोट्स ले रहा था मेंटली। कैनन बंद था, वॉइस रिकॉर्डर बंद था, फोन बंद था, सिर्फ गोप्रो चल रहा था। तीसरी गली में उसे एक कुआं मिला। वो कुआं जो उसने पहले की तस्वीर में देखा था, पत्थर का, गोल, पुराना। मुंडेर पर काई नहीं थी। रेगिस्तान में काई नहीं होती, लेकिन कुएं की पत्थर की मुंडेर पर ताजे फूल रखे थे। गेंदे के फूल, नारंगी, ताजे। आयुष ने एक फूल उठाया, अभी अभी तोड़ा गया था। डंठल पर नमी थी। उसने कुएं में झांका। अंधेरा था, गहरा, लेकिन पानी था। नीचे, दूर, लेकिन था। चांद की थोड़ी सी रोशनी नीचे जा रही थी और पानी की सतह पर रिफ्लेक्ट हो रही थी। आयुष ने उस रिफ्लेक्शन में देखा, पानी की सतह पर उसका अपना चेहरा दिख रहा था, और उसके पीछे, उसके कंधे के ऊपर, वो बुजुर्ग औरत थी। सफेद साड़ी, सफेद आंखें, और इस बार उसके होंठ हिल रहे थे। आयुष ने पलट कर देखा, वहां कोई नहीं था। उसने वापस कुएं में देखा। औरत नहीं थी, सिर्फ उसका चेहरा था रिफ्लेक्शन में। लेकिन उसका चेहरा अब मुस्कुरा रहा था, और आयुष मुस्कुरा नहीं रहा था। आयुष कुएं से 2 कदम पीछे हटा। ठीक उसी वक्त गांव के उत्तरी छोर से एक आवाज आई, घंटियों की आवाज। मंदिर की घंटियां एक साथ गई, जैसे पूरा मंदिर बज उठा हो। रात के 2:30 बजे, कुलधरा में, जहां कोई नहीं था। आयुष ने उत्तर की तरफ देखा। दूर एक मंदिर की आउटलाइन दिख रही थी चांद की रोशनी में। वो मंदिर जिसे वो दिन में देखता तो मैप पर था, आज रात उसने उधर नहीं गया था। घंटियां बज रही थीं, और उस मंदिर के सामने चांद की रोशनी में कुछ हिल रहा था, बहुत कुछ, जैसे भीड़ हो। आयुष के पैर उस मंदिर की तरफ बढ़ने लगे, जैसे उसने तय किया हो, लेकिन उसने तय नहीं किया था। आयुष के पैर रुक नहीं रहे थे। ये उसकी मर्जी नहीं थी, ये वो जानता था। उसका दिमाग कह रहा था, रुको, वापस जाओ, उस मंदिर के पास मत जाओ। लेकिन पैर थे कि थमते ही नहीं थे, जैसे किसी ने धागा बांध दिया हो और वो धागा उसे खींच रहा हो। उत्तर की तरफ, उस मंदिर की तरफ, उन घंटियों की तरफ। घंटियां अभी भी बज रही थीं, लेकिन अब एक और आवाज थी उनके साथ, बहुत धीमी, बहुत गहरी, जैसे जमीन के नीचे से कोई बोल रहा हो। शब्द नहीं थे, सिर्फ एक स्वर था, एक लंबा खींचा हुआ स्वर जो हवा में घुला हुआ था। आयुष 3 गलियां पार करके मंदिर के सामने पहुंचा। भीड़ नहीं थी, जो उसे दूर से हिलती हुई दिखी थी वो थी नहीं। मंदिर के सामने खुला मैदान था, सूखी घास के कुछ तिनके हवा में हिल रहे थे, बस यही था। लेकिन घंटियां अभी भी बज रही थीं। मंदिर छोटा था, पालीवाल ब्राह्मणों का बनाया हुआ, पत्थर की नक्काशी जो टूट टूट कर झड़ रही थी। दरवाजा नहीं था, एक खुला हुआ गर्भगृह था। आयुष ने अंदर देखा। अंदर एक मूर्ति थी, काले पत्थर की, छोटी, हथेली जितनी, लेकिन जगह पर रखी थी। टूटी नहीं थी, गिरी नहीं थी। 200 साल में जब सब टूटा था, ये मूर्ति यहीं थी, और मूर्ति के ऊपर एक छोटी सी घंटी थी, हिल रही थी। हवा नहीं थी, लेकिन घंटी हिल रही थी। आयुष ने गोप्रो को मंदिर की तरफ किया और एक कदम अंदर रखा।
घंटी रुक गई, एकदम जैसे उसके कदम रखते ही किसी ने उसे थाम लिया हो। खामोशी इतनी अचानक थी कि आयुष के कान में एक हल्की सीटी बजी, जो तब होती है जब बाहर की आवाजें एकदम बंद हो जाएं। उसने मूर्ति को देखा। काले पत्थर पर लाल सिंदूर था, ताजा, अभी अभी लगाया गया। सिंदूर के नीचे एक छोटा सा दिया था जो बुझा हुआ था। बाती काली थी, अभी अभी बुझी हुई, धुआं अभी भी उठ रहा था। किसी ने अभी यहाँ पूजा की थी। आयुष मंदिर के बाहर आया और चारों तरफ देखा। कोई नहीं था, लेकिन उसे यकीन हो गया था वो अकेला नहीं था। इस गांव में कोई था या कुछ था जो यहाँ था, जो दीपक जलाता था, फूल रखता था, पूजा करता था, जो उसे देख रहा था। उसने मंदिर की बाहरी दीवार पर हाथ रखा। दीवार गर्म थी। रेगिस्तान की रात में 14 डिग्री में पत्थर की दीवार गर्म थी, जैसे अंदर से कोई आंच हो। आयुष ने दीवार से हाथ हटाया और पीछे मुड़ा। वो बुजुर्ग औरत सामने खड़ी थी। इस बार दूरी नहीं थी, वो सिर्फ 4 कदम दूर थी। सफेद साड़ी, सफेद बाल, सफेद आंखें। उसके हाथ में वही ताड़पत्र की किताब थी, सीने से लगाई हुई। आयुष का गोप्रो चल रहा था। उसने हिलने की कोशिश की, पैर नहीं उठे। औरत ने अपना दाहिना हाथ आगे बढ़ाया, हथेली ऊपर की तरफ। उस हथेली पर वो तांबे का सिक्का था जो आयुष ने गली में पाया था, जो उसने जमीन पर फेंका था, वापस आ गया था। औरत बोली, वही आवाज, वही कई आवाजें एक साथ। तूने उठाया, अब रखना होगा। आयुष ने जबरदस्ती आवाज निकाली। कहाँ रखना होगा? औरत ने ऊपर देखा, आसमान की तरफ नहीं, उस बड़े मकान की तरफ, जहां ऊपर वो खिड़की थी, जहां वो आकृतियां थीं। फिर उसने आयुष की तरफ देखा, वहां जहां से आया, और वो गायब हो गई। इस बार धीरे धीरे, जैसे धुआं हवा में घुल जाता है। पहले किनारे, फिर बीच, फिर कुछ नहीं। आयुष के पैर अब हिल सकते थे। वो वहीं बैठ गया, जमीन पर, घुटनों को छाती से लगाया और 1 मिनट तक बस सांस लेता रहा। रात के 3 बज रहे थे। उसने गोप्रो निकाली और उस रिकॉर्डिंग को देखा जब औरत सामने थी। स्क्रीन पर कुछ नहीं था, मंदिर की दीवार थी। आयुष का पीछे मुड़ना था, सामने खाली जगह थी, लेकिन आवाज थी। वो दोनों लाइनें, तूने उठाया, अब रखना होगा, और वहां जहां से आया, आवाज थी, लेकिन कोई नहीं था। आयुष ने वो सिक्का अपनी पॉकेट में महसूस किया। वो वहीं था। उसने उसे नहीं उठाया था, औरत के हाथ से नहीं लिया था, लेकिन जब वो गायब हुई, सिक्का पॉकेट में था। वो गली में था, उसने फेंका था, वापस आ गया। आयुष ने सिक्के को बाहर निकाला और देखा, वापस मत जा। वही 3 शब्द, लेकिन अब उल्टी तरफ कुछ और था जो पहले नहीं था। एक शब्द, पालीवाल लिपि में नहीं, हिंदी में, कुल। कुल, पालीवाल ब्राह्मणों का कुल। आयुष के दिमाग में व्यास की बात आई। 500 परिवार एक रात में चले गए, लेकिन उसके साथ जो बात उन्होंने नहीं कही थी, जो उस ब्रिटिश रिपोर्ट में एक फुटनोट में थी, जिसे आयुष ने 3 बजे रात को पढ़ा था अपने कमरे में। कैप्टन विल्किंस ने लिखा था, The villagers did not leave, the villagers were taken। गए नहीं थे, ले जाए गए थे। और उसी फुटनोट में एक और लाइन थी जो किसी ने ट्रांसलेट नहीं की थी। एक स्थानीय गाइड ने विल्किंस को बताया था, जो उसने अपने नोट्स में दर्ज किया। They say the village made a choice. They say when the darkness came, the village chose to stay together, all of them, forever। गांव ने एक चुनाव किया था। जब अंधेरा आया, गांव ने साथ रहना चुना, सब ने, हमेशा के लिए। आयुष को अब समझ आ रहा था, वो बुजुर्ग औरत, वो आकृतियां, वो दीपक, वो फूल, वो टूरिस्ट्स की इमेजिनेशन नहीं थे, वो टूर गाइड्स की कहानियां नहीं थीं। पालीवाल ब्राह्मण गए नहीं थे, वो यहीं थे 200 साल से, और आयुष उनके घर में था। ये सोच आते ही एक अजीब शांति आई उसे। डर था, लेकिन उसके नीचे एक समझ थी, जैसे पजल का एक टुकड़ा मिल गया हो। उसने उठकर उस बड़े मकान की तरफ चलना शुरू किया। औरत ने कहा था, सिक्का वहां रखना होगा जहां से आया। वो गली में मिला था, लेकिन गली में नहीं था, किसी ने रखा था। और उस मकान में ऊपर वो आकृतियां थीं, वो लोग थे, सिक्का उन्हीं का था। वापस करना था। मकान का दरवाजा खुला था। आयुष अंदर घुसा। नीचे का बड़ा कमरा वही था, पत्थर की टाइलें, वो आसन, लेकिन ताड़पत्र की किताब नहीं थी। वो किताब गायब थी। सीढ़ियां चढ़ा, ऊपर का कमरा खाली था। दीपक नहीं था, औरत नहीं थी, आकृतियां नहीं थी, सिर्फ वो खिड़की थी, और खिड़की से चांद की रोशनी आ रही थी। आयुष ने पॉकेट से सिक्का निकाला, खिड़की के पास गया। खिड़की के नीचे पत्थर की एक छोटी सी नक्काशी थी, एक गोल खांचा, बिल्कुल उस सिक्के के साइज का। आयुष ने सिक्का उस खांचे में रखा। वो फिट हो गया।
बिल्कुल सही। उस पल कुछ हुआ। आवाज नहीं, रोशनी नहीं, धमाका नहीं, बस हवा आई। पहली बार पूरी रात में कुलधरा में हवा चली। खिड़की से अंदर आई, आयुष के बालों को छुई, कमरे में घूमी और चली गई। गर्म हवा, जैसे किसी ने बहुत लंबे समय बाद एक बंद कमरे की खिड़की खोली हो। और उस हवा के साथ एक आवाज आई, बहुत धीमी, बहुत दूर से, जैसे सपने में सुनाई दे। बच्चे की आवाज, हंसी। एक पल, बस एक पल, फिर सब खामोश। आयुष खिड़की के सामने खड़ा था और उसकी आंखें भर आई थीं। उसे नहीं पता था क्यों। कोई दुख नहीं था, कोई डर नहीं था, बस एक भारीपन था, जैसे किसी पुरानी, बहुत पुरानी बात का एहसास हो। उसने खिड़की से बाहर देखा, कुलधरा चांद की रोशनी में। और पहली बार उसे वो दिखा जो दिन में टूरिस्ट को नहीं दिखता। गांव जीवित था। हर दरवाजे पर एक हल्की रोशनी थी, बहुत हल्की, जैसे दीपक की लौ दीवार के पार से आ रही हो। हर गली में कहीं कहीं एक परछाई थी, हिलती हुई, चलती हुई। 200 साल से जो लोग यहाँ थे वो आयुष को दिख रहे थे, वो उन्हें नहीं देख रहे थे। आयुष नीचे उतरा और बाहर आया। इस बार जब वो मुख्य दरवाजे की तरफ चला, रास्ता सीधा था, कोई चक्कर नहीं, कोई वापसी नहीं। वो जैसे जैसे बाहर की तरफ जा रहा था, वो हल्की रोशनियां, वो परछाएं धीरे धीरे कम होती जा रही थीं, जैसे पर्दा हट रहा हो। मुख्य दरवाजे के पास उसने एक बार पीछे मुड़कर देखा। उस बड़े मकान की खिड़की में रोशनी थी और खिड़की में वो बुजुर्ग औरत थी, लेकिन इस बार उसकी आंखें सफेद नहीं थीं, काली थीं, साधारण, इंसानी। और वो आयुष को देखकर बहुत धीरे से सिर झुका रही थी। आयुष ने दरवाजे के बाहर कदम रखा। ठंडी हवा थी, रेगिस्तान की रात। बाहर आते ही आवाजें वापस आईं। दूर कहीं कोई जानवर, हवा, रेत। उसकी बोलेरो वहीं खड़ी थी। उसने गाड़ी की तरफ जाते हुए गोप्रो उतारी और स्क्रीन देखी। रिकॉर्डिंग चल रही थी। उसने उस पूरी रिकॉर्डिंग को रिवाइंड करके देखा। जल्दी जल्दी वो सब था जो उसने देखा था, लेकिन स्क्रीन पर कुछ नहीं था, सिर्फ अंधेरा, टूटे मकान और आयुष खुद। लेकिन एक जगह, जब वो ऊपर उस खिड़की वाले कमरे में था, एक फ्रेम में वो औरत थी। एक फ्रेम, सिर्फ एक। और उस एक फ्रेम में उसके पीछे वो सारी आकृतियां थीं, लेकिन कुछ और भी था। पीछे की दीवार पर उस एक फ्रेम में कुछ लिखा था जो पहले नहीं था। आयुष ने जूम किया। हिंदी में, 1825 में हम नहीं गए, हम यहीं हैं और अब तुम भी जानते हो। आयुष ने गोप्रो बंद की, बोलेरो में बैठा, इंजन स्टार्ट किया। गाड़ी स्टार्ट हो गई। उसने पोखरण रोड की तरफ गाड़ी मोड़ी और कुलधरा पीछे छूटने लगा। 10 मिनट बाद जब जैसलमेर की रोशनियां दूर दिखने लगी, उसके फोन में सिग्नल आया। 3 मिस्ड कॉल्स थे, एडिटर राजेंद्र माथुर के, और एक मैसेज रात 2:06 पर आया था। आयुष कहाँ हो, कॉल करो। आयुष ने कॉल बैक किया। माथुर ने 1 घंटी में उठाया। आयुष कहाँ थे? मैं तुम्हें बता रहा था, कुलधरा पर स्टोरी मत करो। आयुष ने कहा। क्यों? माथुर चुप रहे एक पल, फिर बोले, पिछले साल एक जर्नलिस्ट गया था, रात को रुका था, सुबह उसका कैमरा मिला था तोड़ा हुआ। वो नहीं मिला, अभी तक नहीं मिला। आयुष की उंगलियां स्टीयरिंग पर रुक गईं। कौन था? नाम था उसका। माथुर ने एक पल रुक कर कहा, विकास चतुर्वेदी। तुम्हारा कॉलेज का दोस्त था ना? गाड़ी सड़क पर थी। आयुष को याद आया, विकास जो पिछले साल से गायब था, जिसके घर वालों ने पुलिस में रिपोर्ट की थी, जिसका फोन लास्ट लोकेशन जैसलमेर दिखाया था। आयुष ने रियर व्यू मिरर में देखा। पीछे कुलधरा की तरफ अंधेरा था, सिर्फ अंधेरा। लेकिन रियर व्यू मिरर में, उसी अंधेरे में एक हल्की पीली रोशनी थी। कुलधरा के उस बड़े मकान की खिड़की जो अब भी जल रही थी। विकास चतुर्वेदी, आयुष का दोस्त, एक जर्नलिस्ट जो कुलधरा गया था और नहीं लौटा। आयुष लौट आया था, लेकिन क्या सच में? जैसलमेर के होटल में आयुष ने उस रात नहीं सोया। कमरे में लाइट जलाकर बैठा रहा। गोप्रो की रिकॉर्डिंग लैपटॉप पर चला रहा था। बार बार वो एक फ्रेम जिसमें औरत थी, आकृतियां थीं और दीवार पर वो लिखावट थी। उसने उस फ्रेम को स्क्रीनशॉट लिया, जूम किया, ब्राइटनेस बढ़ाई। हर बार वही दिखा, 25 में हम नहीं गए, हम यहीं हैं और अब तुम भी जानते हो। लेकिन अब लैपटॉप की रोशनी में ध्यान से देखने पर उस लिखावट के नीचे कुछ और था। एक लाइन जो पहले नहीं दिखी थी, इतनी धुंधली कि शायद थी भी या नहीं। आयुष ने ब्राइटनेस मैक्सिमम की थी। विकास को ढूंढो। आयुष ने लैपटॉप बंद किया।
कमरे में ऐसी चल रही थी लेकिन पसीना आ रहा था। उसने पानी पिया और खिड़की खोली। बाहर जैसलमेर की रात थी, दूर किले की रोशनी थी, सब कुछ साधारण था। विकास चतुर्वेदी, दोनों ने साथ जर्नलिज्म पढ़ी थी जयपुर में। विकास तेज था, आयुष से भी तेज। हमेशा वो स्टोरी करता था जो दूसरे नहीं करते थे। हॉन्टेड प्लेसेस, अनएक्सप्लेन्ड इवेंट्स, वो चीजें जो मेन स्ट्रीम मीडिया नहीं छापती। पिछले साल अक्टूबर में उसने आयुष को एक मैसेज किया था, यार कुलधरा जा रहा हूँ, कुछ मिला है बड़ा, जब वापस आऊं बताता हूँ। वापस नहीं आया। उसका फोन 2 दिन बाद बंद हो गया। घर वालों ने पुलिस में रिपोर्ट की। पुलिस ने कुलधरा में सर्च किया, कुछ नहीं मिला। उसकी गाड़ी जैसलमेर के बाहर मिली थी, खड़ी, चाबी अंदर, सब सामान अंदर, सिर्फ विकास नहीं था। और उसका कैमरा नहीं मिला था। आयुष ने उस रात माथुर को कॉल करके यह नहीं पूछा था। कैमरा टूटा हुआ मिला था, ये माथुर ने कहा था, लेकिन कहाँ मिला था? उसने माथुर को मैसेज किया रात के 4 बजे, सर विकास का कैमरा कहाँ मिला था? जवाब सुबह 7 बजे आया, कुलधरा के उस बड़े मकान में, ऊपर वाले कमरे में, जो सबसे ऊंचा है। आयुष ने फोन रखा और छत की तरफ देखता रहा। वही कमरा, वही खिड़की, जहां आयुष रात को था, जहां वो औरत थी, वो आकृतियां थीं, वो लिखावट थी। विकास भी वहां गया था और नहीं लौटा। आयुष लौट आया था सिक्का वापस करने के बाद। क्या विकास ने कुछ लिया था? क्या उसने कुछ ऐसा किया था जो नहीं करना चाहिए था? या आयुष को एक और ख्याल आया जो उसे चैन से नहीं बैठने दे रहा था। गोप्रो की रिकॉर्डिंग में वो एक फ्रेम जिसमें वो आकृतियां थीं। आयुष ने उन्हें गिनने की कोशिश की थी और छोड़ दी थी, लेकिन अब उसे याद आया, उनमें से एक आकृति, सबसे आगे वाली जो आधा कदम बढ़ी हुई थी, उसका कद, उसके कंधे, उसकी बिल्ड, वो विकास जैसा था। सुबह 10 बजे आयुष एएसआई के जैसलमेर ऑफिस में था। एक बुजुर्ग ऑफिसर थे, रामलाल शर्मा, जो 15 साल से कुलधरा की देखरेख कर रहे थे। आयुष ने उन्हें जर्नलिस्ट बताया और विकास के बारे में पूछा। रामलाल ने चाय का घूंट लिया और कहा, आप जर्नलिस्ट हो, सच बताऊं? आयुष ने कहा, हाँ। वो लड़का विकास, मैंने उसे मना किया था। शाम को वो आया था, मैंने कहा रात को मत रुको, उसने नहीं माना। रामलाल ने खिड़की से बाहर देखा। सुबह जब हम गए, उसकी गाड़ी गेट पर थी। अंदर गए तो उस बड़े मकान की सीढ़ियों पर उसका बैग मिला। ऊपर कमरे में कैमरा टूटा हुआ, जैसे किसी ने फर्श पर पटका हो। और विकास? रामलाल चुप रहे। सर, एक चीज और मिली थी। रामलाल ने ड्रॉर खोला और एक प्लास्टिक बैग निकाली, एविडेंस बैग जैसी। उसमें एक कागज का टुकड़ा था, यह उसी कमरे में था। पुलिस ने रखा था, बाद में मुझे दे दिया। केस बंद हो गया था, मिसिंग पर्सन्स फाइल। आयुष ने बैग लेकर देखा। कागज पर हड़बड़ी में लिखा हुआ, विकास की हैंडराइटिंग, वो यहाँ है, सब यहाँ है, मुझे दिख रहे हैं, मुझे जाने नहीं दे रहे। अगर कोई यह पढ़े, उस सिक्का मत उठाओ। गली में सिक्का मिले तो सिक्का मत उठाओ। आयुष की सांस रुकी। उसी गली में, उसी सिक्के ने। लेकिन आयुष ने सिक्का उठाया था और वापस कर दिया था। विकास ने क्या किया था? उसने रामलाल से पूछा, विकास के पास कोई सिक्का मिला था, तांबे का? रामलाल ने आयुष को देखा एक अजीब नजर से। तुम रात को गए थे कल? यह सवाल नहीं था। आयुष ने जवाब नहीं दिया। रामलाल ने कहा, हर वो इंसान जो रात को वहां जाता है, सिक्के की बात करता है, जो वापस आता है। उन्होंने रुककर कहा, जो नहीं आता, वो सिक्के की बात नहीं कर पाता। आयुष दोपहर को होटल वापस आया। उसने अपना सारा सामान खोला, लैपटॉप, चार्जर्स, कपड़े, वो पैक कर रहा था। जयपुर वापस जाना था, एडिटर को स्टोरी देनी थी और उसके फोन पर एक नोटिफिकेशन आई, गूगल फोटोज, आपकी नई मेमोरी। 1 साल पहले। आयुष ने खोला। 1 साल पहले की तस्वीरें थीं, उसकी और विकास की। कॉलेज रियूनियन थी जयपुर में। दोनों हंस रहे थे। विकास ने आयुष के कंधे पर हाथ रखा था, दाहिना कंधा, वही कंधा जहां रात को किसी ने हाथ रखा था। आयुष ने फोन रखा। कमरे में एसी की आवाज थी, बाहर जैसलमेर की धूप थी, सब कुछ साधारण था। लेकिन आयुष को एक बात समझ आ रही थी, धीरे धीरे, पूरी तरह। विकास ने उसे कुलधरा बुलाया था। वो मैसेज, यार कुलधरा जा रहा हूं, कुछ मिला है बड़ा। उसने आयुष को नहीं, किसी और को भेजा था। आयुष को फॉरवर्ड हुआ था माथुर के थ्रू। विकास ने स्पेसिफिकली आयुष को नहीं बुलाया था, तो आयुष यहाँ क्यों आया? उसने सोचा, 3 हफ्ते पहले व्यास ने उसे वो फाइल दी थी। व्यास, जिनसे आयुष पहले कभी नहीं मिला था, जिन्होंने उसे स्पेसिफिकली कॉल करके बुलाया था।
जिनका नंबर आयुष के पास था ही नहीं। उन्होंने खुद कॉल किया था। आयुष ने डॉ व्यास का नंबर डायल किया। नंबर एग्जिस्ट नहीं करता, ये रिकॉर्डेड मैसेज आई। उसने दोबारा डायल किया, वही मैसेज। उसने जयपुर में अपने एक दोस्त को कॉल किया। यार, हरिशंकर व्यास हिस्टोरियन है, उन्हें ढूंढना है। यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान में होंगे शायद। दोस्त ने 15 मिनट बाद कॉल किया। यार, यूनिवर्सिटी में रिकॉर्ड है डॉ हरिशंकर व्यास थे, हिस्ट्री डिपार्टमेंट। लेकिन एक रुकावट, वो 3 साल पहले रिटायर हुए और उनका निधन हो गया था 2 साल पहले। आयुष ने फोन रखा। 2 साल पहले मरा हुआ इंसान 3 हफ्ते पहले उससे मिला था, उसे फाइल दी थी, उसे कुलधरा भेजा था। फाइल अभी भी उसके बैग में थी। उसने फाइल निकाली, ब्रिटिश सर्वे के कागजात, कैप्टन विल्किंस की रिपोर्ट, वो फुटनोट, द विलेजर्स डिड नॉट लीव, द विलेजर्स वर टेकन। उसने पूरी फाइल पलटी। आखिरी पन्ने पर, जो उसने पहले नहीं देखा था क्योंकि वो ब्लैंक लगा था, कुछ था हल्के पेन से लिखा हुआ, ताजा, जैसे अभी अभी किसी ने लिखा हो। आयुष, विकास वहां है, उसे एक चीज चाहिए जो सिर्फ तुम दे सकते हो, वापस जाओ। और नीचे एक नाम, हरिशंकर व्यास। आयुष उस कागज को लेकर काफी देर बैठा रहा। बाहर से होटल की आवाजें आ रही थीं, स्टाफ की बातें, कहीं टेलीविजन कहीं हंसी। जिंदगी चल रही थी, साधारण, आसान, बिना किसी सवाल के। आयुष के सामने एक रास्ता था, जयपुर वापस जाओ, स्टोरी लिखो, कुलधरा रात में, एक जर्नलिस्ट का अनुभव। एडिटर खुश होगा, वायरल होगी, लोग पढ़ेंगे, जिंदगी आगे बढ़ेगी। और विकास, जो शायद वहां था, उस गांव में 200 साल पुराने अंधेरे में, वो वहीं रहेगा। या दूसरा रास्ता, वापस जाओ, रात को नहीं, दिन में पहले जाओ, रामलाल से बात करो, उस फाइल को ठीक से पढ़ो। वो ताड़पत्र की किताब जो उस आसन पर थी और फिर गायब हो गई, उसे ढूंढो। और वो चीज जो विकास को चाहिए, जो सिर्फ आयुष दे सकता है, वो समझो। आयुष ने बैग बंद नहीं किया। उसने रामलाल को कॉल किया। सर, एक बात पूछनी थी। कुलधरा में कोई पालीवाल ब्राह्मण आज भी आता है, कोई जो उस गांव से कनेक्टेड हो? रामलाल चुप रहे, फिर बोले, एक बुजुर्ग हैं, जैसलमेर के पुराने शहर में रहते हैं, पालीवाल वंश के आखिरी लोगों में से एक। उनका नाम है पंडित केशव राम, लेकिन वो किसी से बात नहीं करते और कुलधरा का नाम सुनते ही, सर, उनका एड्रेस? पंडित केशव राम की हवेली जैसलमेर के पुराने शहर की तीसरी गली में थी। छोटी हवेली, पीले पत्थर की, पुरानी। दरवाजे पर एक पुरानी घंटी थी। आयुष ने बजाई। काफी देर बाद दरवाजा खुला। 90 के करीब उम्र, सफेद धोती, सफेद कुर्ता, आंखें तेज। उम्र ने शरीर को झुकाया था, लेकिन आंखें अभी भी पैनी थीं। उन्होंने आयुष को देखा, फिर उसके पीछे देखा, जैसे कोई और भी हो वहां। फिर बोले, हिंदी में, लेकिन एक अजीब लय के साथ, आ जाओ, तुम्हारा इंतजार था। अंदर एक छोटा कमरा था। दीवारों पर पुरानी तस्वीरें, कुलधरा की, जब वो बसा हुआ था, काली सफेद, पीले पड़े हुए। पंडित केशव राम ने बैठने का इशारा किया। आयुष बैठा। आपको कैसे पता था कि मैं आऊंगा? नहीं पता था, उन्होंने कहा, लेकिन हर उस इंसान को पता चलता है जो वहां जाता है और सिक्का वापस करता है। आयुष चुप रहा। तुमने सिक्का वापस किया, इसीलिए निकल आए। वो लड़का विकास, उसने नहीं किया। वो वहां है? हाँ, एक शब्द, सीधा, बिना किसी हेजिटेशन के। आयुष ने पूछा, उसे कैसे निकाला जाए? पंडित केशव राम ने उसे देखा, फिर उठकर एक पुरानी अलमारी खोली और एक छोटी सी पोटली निकाली, कपड़े की, लाल। कुलधरा में जो है वो कैद नहीं है, वो रुके हैं अपनी मर्जी से। उस रात जो हुआ 1825 में, वो उनका चुनाव था। लेकिन जो बाहर से जाकर वहां रुक जाते हैं, वो फंस जाते हैं, क्योंकि वो उस जगह के नहीं हैं। विकास फंसा है। उसने सिक्का उठाया और रखा नहीं। जो उठाता है और रखता नहीं, वो उस जगह का हिस्सा बनने लगता है। धीरे धीरे उन्होंने पोटली आयुष की तरफ बढ़ाई। ये रखो अपने पास। आयुष ने पोटली ली। हल्की थी, लेकिन अंदर कुछ था। ये क्या है? वो चीज जो सिर्फ तुम दे सकते हो। मैं क्यों? कोई और क्यों नहीं? पंडित केशव राम ने पहली बार एक हल्की सी मुस्कान दी। क्योंकि वो तुम्हारा दोस्त है, और कुलधरा में जो ताकत है वो रिश्ते पहचानती है। खून का रिश्ता नहीं, दिल का रिश्ता। आयुष होटल वापस आया। शाम के 5 बज रहे थे। उसने वो लाल पोटली खोली। अंदर एक छोटी सी चीज थी, एक धागा, साधारण पीला धागा, जैसा मंदिरों में बांधते हैं, और उसमें बंधी थी एक छोटी सी तस्वीर, आयुष और विकास की, वही तस्वीर जो गूगल फोटोज में आई थी।
प्रिंट की हुई, पुरानी लग रही थी, जैसे सालों से किसी ने संभाल कर रखी हो। आयुष की समझ में नहीं आया कि पंडित केशव राम के पास यह कैसे थी, लेकिन धागे पर बहुत बारीक कुछ लिखा था। उसने जूम करके देखा, पालीवाल लिपि, और नीचे ट्रांसलेट हिंदी में, जो दोस्त को याद करे दोस्त सुनेगा। रात के 11 बजे आयुष की बोलेरो फिर उसी कच्ची पगडंडी पर थी। वही रास्ता, वही थार का अंधेरा, वही रेत। लेकिन इस बार आयुष डरा हुआ नहीं था, कुछ और था। एक भारीपन, एक जिम्मेदारी, एक दोस्त जो वहां था और जिसे वापस आना था। उसने गाड़ी रोकी उसी टूटे पत्थर के खंभे के पास। कुलधरा, प्रवेश निषेध। सूर्यास्त के बाद आयुष ने गाड़ी से बाहर कदम रखा रेत पर, और उसने महसूस किया इस बार हवा थी, ठंडी, सीधी उसकी तरफ आती हुई, जैसे कुलधरा सांस ले रहा हो, जैसे इंतजार कर रहा हो। आयुष ने वो लाल पोटली अपनी मुट्ठी में कसी और चल दिया। और विकास 1 साल से वहां था। आयुष आ गया था, लेकिन जो काम अभी होना था वो रात के उस हिस्से में था जब कुलधरा सबसे ज्यादा जागता है। आयुष कुलधरा के मुख्य दरवाजे से अंदर घुसा। रात के 11:37। इस बार गांव अलग था। कल रात जो खामोशी थी वो आज नहीं थी। आज एक हल्की सी आवाज थी, जैसे बहुत दूर से कोई गा रहा हो। सुर था उसमें, टूटा हुआ, पुराना, लेकिन था पालीवाल ब्राह्मणों के जमाने का कोई भजन जो हवा में घुला हुआ था, जो पत्थर की दीवारों से रिस रहा था। आयुष रुका और सुना। भजन का एक ही टुकड़ा था, वो बार बार आता था, बार बार जाता था, जैसे कोई रिकॉर्ड अटकी हो, जैसे कोई याद अटकी हो। उसने मुट्ठी में वो लाल पोटली कसी और आगे बढ़ा। पहली गली, दूसरी, तीसरी। इस बार रास्ता नहीं भटका, सीधा चौपाल आया। चौपाल से सीधा उस बड़े मकान की तरफ। लेकिन चौपाल में आकर वो रुका, क्योंकि चौपाल में आज कोई था। एक लड़का बैठा था जमीन पर, घुटने छाती से लगाए, सिर झुकाए। आयुष ने एक कदम आगे रखा। विकास। लड़के ने सिर उठाया। विकास था, लेकिन 1 साल पहले वाला विकास नहीं। वो चेहरा था, वो कद था, वो कंधे थे, लेकिन आंखों में कुछ था जो नहीं होना चाहिए था। एक थकान, इतनी गहरी कि लगे जैसे सालों की नींद निकल गई हो, और एक अजीब सी दूरी, जैसे वो यहां था लेकिन पूरी तरह नहीं। आयुष। उसकी आवाज धीमी थी, बहुत धीमी, जैसे लंबे समय से बोला ही नहीं हो। आयुष उसके पास बैठ गया है जमीन पर। कितने समय से यहाँ है? विकास ने देखा। पता नहीं, वक्त यहाँ अलग है। हाँ, मुझे पता चला। विकास ने आयुष को देखा, ऊपर से नीचे तक, जैसे यकीन कर रहा हो कि सच में आयुष है। तू आ गया? हाँ। क्यों आया? आयुष ने कहा, क्योंकि तू यहाँ है। विकास ने आंखें बंद की, एक पल, फिर खोली। मुझे यहाँ से जाना है। आयुष ने वो लाल पोटली खोली, वो पीला धागा निकाला जिसमें उनकी तस्वीर बंधी थी। विकास ने देखा और कुछ उसकी आंखों में हिला, एक लहर। ये कहाँ से मिली? पंडित केशव राम। विकास चुप हो गया, फिर धीरे से बोला, मैं उनके पास गया था पहले दिन जब यहाँ आया था। उन्होंने मना किया था, मैंने नहीं माना। सिक्का उठाया था? हाँ, उठाया था, रखा नहीं। विकास ने जमीन पर नजर डाली। सोचा था प्रूफ है, स्टोरी के लिए। रात को जब निकलने की कोशिश की, निकल नहीं पाया, चक्कर काटता रहा। फिर वो आई। कौन? वो बुजुर्ग औरत। आयुष ने सिर हिलाया। उसे भी मिली थी। उसने कहा, जब तक सिक्का वापस नहीं होगा नहीं जा सकते। मैंने कहा, सिक्का दे दूंगा। उसने कहा, तुम नहीं दे सकते, कोई और देगा। विकास ने आयुष को देखा। 1 साल से इंतजार था। आयुष के गले में कुछ अटक गया। तुझे पता था मैं आऊंगा? नहीं पता था, लेकिन उम्मीद थी। चौपाल में वो भजन अब थोड़ा तेज था। आयुष ने उस धागे को विकास की कलाई पर बांधा, जैसे मंदिर में बांधते हैं। पंडित केशव राम ने यही कहा था, बांध देना, बस इतना। धागा बंधते ही विकास ने एक गहरी सांस ली, जैसे पहली बार सांस आई हो। यार। उसकी आवाज में कुछ वापस आया, पुरानी आवाज जो आयुष ने पहचानी। 1 साल हो गया? हाँ। घर वाले? परेशान है, लेकिन ठीक है। विकास ने आंखें भर लीं। रोया नहीं, लेकिन आंखें भर आईं। आयुष ने उसके कंधे पर हाथ रखा, वही दाहिना कंधा। उसे याद आया, कल रात उसी कंधे पर किसी ने हाथ रखा था। उस वक्त वो समझा नहीं था, अब समझ आया। चलते हैं। आयुष उठा, विकास भी उठा, लेकिन उठते वक्त लड़खड़ाया। आयुष ने थाम लिया। 1 साल खड़े नहीं हुए ठीक से। विकास ने हल्के से कहा। दोनों चौपाल से निकले, मुख्य दरवाजे की तरफ। लेकिन 10 कदम चलने के बाद विकास रुका। आयुष, क्या हुआ?
वो सिक्का तूने वापस किया था। मैंने नहीं किया। तो मेरे लिए पंडित केशव राम ने कहा था कि धागा काफी है, लेकिन विकास ने इधर उधर देखा। उन्हें भी कुछ देना होगा ना, जो यहाँ है उन्हें। आयुष रुका। विकास सही कह रहा था। कुलधरा के लोग जो 200 साल से यहाँ थे, में उन्होंने विकास को 1 साल रखा था सिक्के की वजह से। अब धागे ने वो बंधन तोड़ा था, लेकिन वो लोग भी तो कुछ चाहते थे। क्या चाहते थे? आयुष ने सोचा। वो बुजुर्ग औरत, जब उसने सिर झुकाया था आखिरी बार, उसकी आंखें साधारण थीं, इंसानी। उनमें क्या था? थकान। वही थकान जो विकास की आंखों में थी, लेकिन और पुरानी, 200 साल पुरानी। वो लोग भी रुकना नहीं चाहते थे। वो भी जाना चाहते थे, लेकिन जा नहीं सकते थे, क्योंकि जो उनका था वो अधूरा था। जो उनकी कहानी थी वो किसी ने नहीं सुनी थी। जो उनका सच था वो इतिहास की किताबों में नहीं था। और अचानक आयुष को समझ आया, वो जर्नलिस्ट था, यही उसका काम था। वो वहीं खड़ा रहा चौपाल के पास, और उसने ऊपर देखा। आसमान में तारे थे। थार के आसमान में तारे हमेशा बहुत साफ होते हैं। उसने जोर से पूरे गांव में सुनाई दे उतनी आवाज में कहा, मैं लिखूंगा, तुम्हारी कहानी लिखूंगा। वो सच जो कोई नहीं जानता, कि तुम गए नहीं थे, कि तुमने चुनाव किया था, कि तुम यहाँ हो, वो दुनिया तक पहुंचाऊंगा। खामोशी। फिर वो भजन जो घंटों से टूटा टूटा आ रहा था, वो पूरा हो गया। एक बार साफ पूरे सुर में, और फिर बंद हो गया हमेशा के लिए। कुलधरा की गलियों में उस पल जो हल्की रोशनियां थीं, वो एक एक करके बुझ गईं। धीरे धीरे, जैसे कोई घर घर जाकर दीपक बुझा रहा हो। रात की विदाई, या शायद एक बहुत लंबी रात के बाद सुबह। आयुष और विकास मुख्य दरवाजे की तरफ चले। इस बार रास्ता नहीं भटका। गलियां सीधी थीं, दिशाएं साफ थीं, जैसे गांव ने रास्ता दे दिया हो। मुख्य दरवाजे पर पहुंचकर आयुष ने एक बार पीछे देखा। उस बड़े मकान की खिड़की अंधेरी थी। पहली बार पूरी तरह अंधेरी। वो बुजुर्ग औरत नहीं थी, वो रोशनी नहीं थी, सिर्फ रात थी। और रात में बहुत हल्के से, जैसे हवा में लिखा हो, आयुष को एक आवाज आई। धन्यवाद नहीं था वो, एक शब्द था, पालीवाल लिपि में नहीं, हिंदी में। जाओ। बोलेरो में दोनों बैठे। इंजन स्टार्ट हुई। विकास ने खिड़की से कुलधरा को देखा, जब तक दिखा। फिर रेगिस्तान आ गया, फिर पोखरण रोड, फिर जैसलमेर की रोशनियां। कोई नहीं बोला। कुछ लम्हे बोलने से बड़े होते हैं। जैसलमेर के बाहर एक ढाबे पर आयुष ने गाड़ी रोकी। दोनों अंदर गए। चाय मंगाई। चाय आई, गर्म, असली मिट्टी के कुल्हड़ में। विकास ने पहला घूंट लिया और आंखें बंद कर लीं। एक पल, यार, उसने आंखें खोलकर कहा। 1 साल में पहली बार कुछ असली लगा। आयुष ने चाय का घूंट लिया। बाहर थार की सुबह आ रही थी। आसमान के किनारे नारंगी हो रहे थे। आयुष की वो स्टोरी अगले हफ्ते छपी। कुलधरा, जो इतिहास ने नहीं बताया, राजपथ टाइम्स में, फिर बाकी अखबारों ने उठाया, फिर ऑनलाइन, फिर नेशनल मीडिया। पालीवाल ब्राह्मणों की असली कहानी, कि वो दीवान से नहीं डरे थे, कि उन्होंने एक चुनाव किया था, कि वो 1825 में उस रात किसी और वजह से गए थे, जो अब भी पूरी तरह नहीं समझी जा सकती। वो कहानी लाखों लोगों ने पढ़ी। आर्कियोलॉजिस्ट्स आए, हिस्टोरियंस आए। एक टीम ने उस बड़े मकान की दीवारों पर की नक्काशी को स्टडी किया, जिसमें पालीवाल लिपि में कुछ लिखा था जो अब तक किसी ने ध्यान नहीं दिया था। और उस खांचे में जहां आयुष ने सिक्का रखा था, वो सिक्का अभी भी था। किसी ने नहीं हटाया, किसी ने हिम्मत नहीं की। विकास वापस जयपुर आया। घर वाले जो 1 साल से टूटे हुए थे। उस रात जब वो दरवाजे पर खड़ा था, तो उसकी माँ ने दरवाजा खोला और एक शब्द नहीं बोली, बस पकड़ लिया। उस पल को किसी स्टोरी में नहीं लिखा जा सकता। कुछ लम्हे सिर्फ जीने के लिए होते हैं। 2 महीने बाद आयुष रात को अपने कमरे में बैठा था, जयपुर में, अगली स्टोरी पर काम कर रहा था। उसके फोन पर एक नोटिफिकेशन आई। अननोन नंबर। एक मैसेज, तुमने वादा किया था वो पूरा हुआ, शुक्रिया। आयुष ने नंबर डायल किया। नंबर एग्जिस्ट नहीं करता। ये रिकॉर्डेड मैसेज आई। उसने फोन रखा, खिड़की से बाहर देखा। जयपुर की रात, रोशनियां, जिंदगी। उसे याद आई वो आवाज, वो एक शब्द, जाओ। और उसे लगा वो लोग जो 200 साल से वहां थे, शायद अब वो भी जा सके। शायद वो भजन जो टूटा टूटा आता था, अब पूरा हो गया था। शायद। थार का अंधेरा बहुत गहरा है, लेकिन उसमें कुछ रोशनियां होती हैं जो दिखती नहीं, सिर्फ महसूस होती हैं। कुलधरा में उठे उस रात के बाद कभी कोई नहीं फंसा। रामलाल ने एक बार आयुष को कॉल करके बताया, पता नहीं क्यों, लेकिन वो जगह अब अलग लगती है। दिन में टूरिस्ट आते हैं, वही आते हैं, लेकिन रात को कोई आता नहीं। उन्होंने एक पल रुककर कहा,
और सुनो, उस बड़े मकान की खिड़की में अब कोई रोशनी नहीं आती। आयुष ने कहा। अच्छा है, रामलाल बोले। हाँ। फिर धीरे से वो लोग आखिरकार सो गए। कुलधरा आज भी वहां है, जैसलमेर से 30 किलोमीटर, पोखरण रोड से कटती कच्ची पगडंडी, टूटे पत्थर का खंभा, प्रवेश निषेध। सूर्यास्त के बाद दिन में टूरिस्ट आते हैं, तस्वीरें खींचते हैं, गाइड कहानियां सुनाते हैं, शाम को चले जाते हैं। रात को कुलधरा खाली होता है, या शायद खाली नहीं होता। शायद वो भजन अभी भी कहीं है, हवा में, पत्थरों में, रेत में। बस अब वो टूटा हुआ नहीं है, पूरा है। और उस बड़े मकान की खिड़की में जहां एक रोशनी थी जो कभी नहीं बुझती थी, अब सिर्फ चांद की रोशनी आती है, साधारण, शांत, जैसे आखिरकार 200 साल बाद कुलधरा को नींद आ गई हो। यह कहानी आयुष शर्मा की थी। यह कहानी विकास चतुर्वेदी की थी। यह कहानी उन पालीवाल ब्राह्मणों की थी जो 1825 में गए, लेकिन यहां से नहीं। और यह कहानी थी उस जगह की जिसे दुनिया भानगढ़ से ज्यादा डरावना नहीं मानती, लेकिन जो भानगढ़ से बहुत पुरानी है, बहुत गहरी है, बहुत सच है। कुलधरा का राज किताबों में नहीं है, रेत में है, पत्थरों में है, उस हवा में है जो सूर्यास्त के बाद चलती है, और अब आपके कानों में भी है। अगर यह कहानी आपके रोंगटे खड़े कर गई, अगर कुलधरा की वो रात आपको भी महसूस हुई, तो डार्क लेजेंड को अभी सब्सक्राइब करें, क्योंकि ये सिर्फ एक कहानी नहीं थी। डार्क लेजेंड पर हर हफ्ते ऐसी कहानियां आती हैं जो भारत के उन कोनों से आती हैं जहां इतिहास और रहस्य के बीच की लकीर मिट जाती है। वो कहानियां जो मेन स्ट्रीम मीडिया नहीं बताती, वो सच जो सिर्फ रात के अंधेरे में दिखता है। ये चैनल उन लोगों के लिए है जो जानते हैं कि भारत में हर पुरानी दीवार के पीछे एक कहानी है, हर बंद दरवाजे के पीछे एक राज है। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट में बताएं, क्या आप कभी कुलधरा गए हैं? और अगर गए हों रात को, तो बताइए। हम सुनेंगे डार्क लेजेंड, जहां हर कहानी सच है।